हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 66 पार्ट्स में वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जैसे उत्तराखंड एक परिचय हम लोग कवर कर चुके हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, और कुमाऊँ में चंद राजवंश, गढ़वाल का परमार वंश और गोरखा शासन तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का भी हम लोगों ने आधा कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अभी हमारा इस वक्त चल रहा है उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, और इसका अभी हम नागरिक प्रशासन वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कुछ अनुच्छेद और कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी जो लास्ट मेरी वीडियो आई थी, उसमें हम लोगों ने लास्ट की जो 2 वीडियो आई थी, उसमें हम लोगों ने नागरिक न्याय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिए गए थे। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा, तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं बिल्कुल लिखकर। राजस्व न्यायालय भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, यहाँ तक कि लास्ट जो वीडियो आई थी, एक न्यायिक करके एक वीडियो आई थी, उसमें कुछ नियम दिए गए हैं कि जैसे जो मुकदमे हैं वो किस-किस चीज़ों पे आधारित हैं, और कैसे उन मुकदमों में जो नियम दिए गए हैं उन मुकदमों से रिलेटेड, तो उनको हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग उसके आगे के कुछ नियम हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके 30-35 कुछ नियम हैं इसमें, तो हम लोगों को ये पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दीवानों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार। ठीक है? तो इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ नियम हैं, जो मैं आधे नियम आपको आज कराऊँगी और आधे नियम नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। ये इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग छोटी-छोटी वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है? तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, और जितने भी मैं बोलती जाऊँगी आप लोगों को सब नोट करते जाना है। ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी इसको। तो सिर्फ़ सुन के ही नहीं होगा, आप लोगों को नोट करना ही करना पड़ेगा, इसलिए कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और ज़रूर से इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा रहेगा दीवानों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, और उसके कुछ नियम रहेंगे। ठीक है? दीवानी न्यायालयों के पास समरी व नियमित वादों के पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार सुनवाई का क्षेत्र अधिकार नहीं होता। जिन मामलों को राजस्व न्यायालयों में सुना जाता हो, लेकिन वे बगीचों, बागों, कुओं या अन्य संबंधित मामलों, घरों व अन्य भवनों, व्यक्तिगत निजी संपत्ति, उस भूमि से संबंधित जिससे ऐसे घर और भवन निर्मित हों, तथा उसकी चारों ओर संलग्न संपत्ति से संबंधित मामलों में सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि, यानी कहने का मतलब क्या है, राजस्व मामले में इसमें रोक के बारे में दिया गया है, यानी कि दीवानी अदालतें उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती जो राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ठीक है? यहाँ पे दिया गया है कि उन मामलों में सुनवाई नहीं करेंगे जो किसमें है, राजस्व न्यायालयों में नहीं सुनी जाएंगी। किनको? दीवानी अदालतें उन मामलों को की सुनवाई नहीं कर सकती जो राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। और किन मामलों में वो सुनवाई कर सकती है, उसके बारे में भी दिया गया है, जैसे कि वो सिर्फ किसके बारे में सुनवाई करेंगे। एक तो बगीचे, ठीक है, बगीचे, बाग, कुएँ तथा उनमें पड़े उनसे जुड़े अन्य मामले, ठीक है? उन पे मुकदमे करेगी या फिर उन पे सुनवाई करेगी। घर, अन्य भवन और निजी संपत्ति, वह ज़मीन जिस पर घर या भवन बने हैं और उसके आस-पास से जुड़ी हुई संपत्ति, तो इन पे क्या करेगी वो? सुनवाई करेगी। ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नियमित वादों में वकालत के नियम। नियम 1 क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। वादनामे में आवश्यकता रूप से शिकायत का विषय दर्ज होना चाहिए। ठीक है? वादनामे में आवश्यक रूप से शिकायत का विषय दर्ज होना चाहिए, मतलब जो सुनवाई के टाइम पे जो वादनामे हैं, शिकायत पत्र है, वादनामे यानी कि शिकायत पत्र, तो इसमें क्या-क्या शर्तें इसमें दिए गई हैं, क्या-क्या नियम इसके होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है? तो इसमें क्या होना चाहिए, शिकायत का विषय दर्ज होना चाहिए, सभी प्रतिवादियों व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है? जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उनके नाम भी होने चाहिए। जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो, कार्य का कारण जब उत्पन्न हुआ हो का समय व निश्चित मूल्य दिया गया हो। ठीक है? यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि शिकायत का जो विषय है उसको
वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, यानी कि वादनामे यानी कि शिकायत पत्र में यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि शिकायत किस विषय में है, ठीक है? पहला तो ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि शिकायत किस विषय में, इसको इस पॉइंट को क्लियर करना चाहिए वहाँ पे को। फिर व्यक्तियों के नाम भी उसमें मेंशन होने चाहिए कि जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, प्रतिवादियों यानी कि जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, ठीक है? उनके नाम भी होने चाहिए। समय और मूल्य के बारे में भी इसमें मेंशन किया होना चाहिए कि मुकदमा करने का जो कारण है, कॉज़ ऑफ एक्शन है, वो कब पैदा हुआ। उसका सही समय और उसका निश्चित मूल्य दिया हुआ होना चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है? शिकायत पत्र के अंतर्गत, ठीक है? दूसरा नियम क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मुद्दों को एक वाद में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ठीक है? विभिन्न मुद्दों को एक वाद में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जब तक कि न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति ना दी गई हो। साथ ही मामलों ने राजस्व न्यायालयों की अधिकार परिधि के भीतर होना चाहिए, ठीक है? इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अलग-अलग प्रकार के मुकदमों या मुद्दों को एक ही वाद यानी कि एक ही मुकदमे में तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक क्या करें, जब तक अदालत द्वारा इसकी विशेष अनुमति ना दी जाए। ठीक है? इसकी विशेष अनुमति ना दी गई हो और मामले राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हों। ठीक है? ये इसके कहने का मतलब है। नेक्स्ट वाला जो नियम है वो क्या कह रहे हैं, नियम 3 में जो बात कही गई है कि यदि वाद मालगुजारी अधिकार के लिए कब्जे और पूर्व से प्राप्त हक के लिए है, मालगुजारी अधिकार में लाभ प्राप्ति, कब्जे और पूर्वकालिक अधिकारों पर लाभ के लिए वादीनामे में सरकारी जुम्मा परिभाषित हो अथवा जुम्मा का विशेष अनुपात उसके अंश के लिए दावा किया गया हो, यानी कि क्या कह रहे हैं कि अलग-अलग प्रकार के, यदि मुकदमा मालगुजारी या फिर मालगुजारी यानी कि लगान या राजस्व, ठीक है? मालगुजारी के अधिकार, कब्जे और उनसे मिलने वाले लाभ के लिए, तो वादेनामे यानी कि शिकायत पत्र में सरकारी जुम्मा यानी कि राजस्व कर या उसके विशेष अनुपात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। ठीक है? थर्ड नियम में ये कहा गया। फोर्थ नियम में क्या कहा गया है, यदि वाद पंजीकृत माफ भूमि के लाभांश अथवा कब्जे के लिए हो, किराया मुफ्त जमीन, संपूर्ण सकल किराए के लिए हो, माफ या टेनियर भूमि पर हो का पूर्ण विवरण वादीनामे में होना चाहिए। ठीक है? चौथे नियम में क्या कह रहा है कि यदि मुकदमा क्या हो, पंजीकृत माफ भूमि यानी कि लगान माफ जमीन जिसे कहते हैं के लाभांश, कब्जे, किराया मुफ्त जमीन या टेन्योर भूमि से जुड़ा हुआ है तो उस भूमि का पूरा विवरण वादीनामे में दर्ज होना चाहिए। तो ये बात इसमें चौथे नियम में कही गई है। ठीक है? नियम 5वां क्या कहता है? 5वां नियम कह रहा है यदि वाद किराएदारी कब्जे के लिए, किराएदारी कब्जे के किराए के अंश प्राप्ति के लिए, ठीक है? क्या कह रहा है? यदि वाद किराएदारी कब्जे के लिए या किराएदारी कब्जे के किराए के अंश प्राप्ति के लिए, यानी कि किराएदारी जो कब्जा किराएदारी पे जो कब्जा किया गया है, उस पे जो अंश प्राप्ति यानी कि बचा हुआ जो कर है, वर्तमान कब्जे के लिए, देय किराए की धनराशि के लिए अथवा उचित रूप से मांग योग्य मामलों से संबंधित हो या पूर्ण विवरण वादीनामे में होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है कि यदि मुकदमा किराए के कब्जे, ठीक है, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि मुकदमा किराए के कब्जे, किराए के हिस्से की प्राप्ति, वर्तमान कब्जे, देय किराए की राशि या मांग योग्य मामलों से जुड़ा हो, तो इन सब का पूरा विवरण वादीनामे यानी शिकायत पत्र में इसके बारे में मेंशन किया गया हो। ठीक है? तो ये 5th में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट वाला 6th वाला नियम जो क्या कह रहा है, यदि वाद कुओं, टैंकों और जल स्रोतों से संबंधित हो जो कि कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे हों, हानि का आंकलन प्रक्रिया से हो या रोका जा रहा हो, वादीनामे में इनका पूर्ण विवरण दर्ज होना चाहिए। यानी कि 6 वाला नियम अब क्या कहता है कि यदि मुकदमा खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले कुओं, टैंकों या जल स्रोतों से संबंधित है, ठीक है? यहाँ पे को पानी से संबंधित बात कही गई है। तो जैसे नुकसान का आकलन या पानी रोकने का जो मामला अगर इसके अंतर्गत होता है, तो वादीनामे में इनका पूरा ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। ठीक है? ये इसके अंतर्गत कहा गया है। ठीक है? नियम 7th नियम क्या कह रहा है कि यदि वाद किसी किराएदार को अधिकार विहीन कर दिए जाने के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने के लिए हो, भूमि की वर्तमान स्थिति और किराए की धनराशि वादीनामे में दर्ज होनी चाहिए। इस 7th वाले नियम के अंतर्गत क्या कहना चाह रहा है, इसको आसान भाषा में समझते हैं कि यदि मुकदमा किसी किराएदार को अधिकारहीन
यानी कि बेदखल, ठीक है, अधिकारहीन यानी कि बेदखल किए जाने के खिलाफ कब्जा पाने के लिए है। तो जमीन की वर्तमान स्थिति और किराए की राशि वादीनामे में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात किस में कही है? नियम 7 में कही गई है। नियम 8 में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। वादानामा स्टैम्प पेपर पर अंकित होना चाहिए। ठीक है, जो मूल्य निर्धारण के नियम के अनुसार हो, जिससे समय समय पर सरकार द्वारा घोषित किया गया हो। ठीक है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है कि वादानामा यानी कि शिकायत पत्र सरकार द्वारा समय समय पर तय नियमों के अनुसार उचित मूल्यों के स्टैम्प पेपर पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th वाले में हम पहुंच गए, 9th नियम में। तो इसमें क्या कह रहा है? यदि वादानामा अपर्याप्त स्टैम्प पर स्थापित किया गया हो, अपर्याप्त स्टैम्प पर स्थापित किया गया हो तथा निश्चित और अपूर्ण हो, न्यायालय इसे संशोधित करने हेतु अनुमति दे सकता है तथा अतिरिक्त स्टैम्प पेपर इस पर लगाना होगा जैसा भी उचित समझा जाएगा। लेकिन यदि वादानामा झूठे या काल्पनिक नामों से ही दिया गया हो या यदि घटना के कारण को 12 वर्ष बीत चुके हो तो वाद को नहीं सुना जाएगा। ठीक है, अगर झूठे या काल्पनिक नाम उसमें दिए गए, उसके अंतर्गत दिए गए हैं और अगर 12 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। यदि क्या कह रहा है कि यदि वादानामा कम मूल्य के स्टैम्प पेपर पर है या उसमें कोई भी कमी है तो अदालत उसे ठीक करने की अनुमति तो दे सकती है और अतिरिक्त स्टैम्प पेपर लगवाया जा सकता है। लेकिन यदि वादानामा झूठे और काल्पनिक नामों से दिया गया है तो उसमें मुकदमा करने के कारण को क्या कहते हैं 12 वर्ष बीत चुके हैं तो उस मुकदमे की सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे आगे बढ़ते हैं। नियम जो 10th वाला नियम है वो क्या कह रहा है कि नियमित वाद राजस्व न्यायालयों में सुने व निर्णित किए जाएंगे तथा अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं सौंपे जाएंगे, लेकिन पक्षों की सहमति पर या न्यायालय के विवेकानुसार किसी भी केस में आधार तथा केस की प्रक्रिया के दौरान हुई बहस के आधार पर सुने व निर्णित किए जाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि जो नियमित मुकदमे होंगे राजस्व अदालतों में ही सुने जाएंगे, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स में ही सुने जाएंगे। ठीक है, और निपटाए जाएंगे। इन्हें सामान्यतः नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं सौंपा जाएगा, नीचे की जो कोर्ट होगी उनको नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि दोनों पक्षों की सहमति या अदालत के विवेक के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, नियम 10th में ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहसों की प्रक्रिया तहसीलदारों या अधिकारियों को ऐसे मामले कमीशन, जांच, वर्णन व रिपोर्ट के लिए जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये मौखिक गवाही अथवा उसके बिना स्थापित हो सकते हैं जिन पर स्थल पर जांच उचित मानी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कमीशन और जांच इसमें बैठाई जाएगी, यानी कि तहसीलदारों सॉरी बहस और सुनवाई के बारे में इसमें बात की जा रही है कि मुकदमों की जो सुनवाई होगी वो बहस के आधार पर की जाएगी और निर्णय दिए जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कही। दूसरी बात है कमीशन और जांच तहसीलदारों या अन्य अधिकारियों को मौखिक गवाही, जांच, विवरण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले सौंपे जा सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, यह जांच मौके पर जाकर यानी कि स्थल पर जाकर या बिना उसके भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन यह नियम पैरवी करने वाले या अधिकारियों के लिए अवरोधक नहीं बनेंगे जिनको सहायक के रूप में अधिकार प्रदान किए गए हों। गवाहों की पूर्णता या निर्णय या प्रस्तावित अवार्ड जो पूर्ण व्यवस्थित हो और आदेशों के विषय के संबंध में उच्च जिलाधिकारियों के निर्णय हो अथवा अपील सुनने वाले अधिकारियों के निर्णय हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अधिकारियों में कोई किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं पैदा की जाएगी। यह नियम उन अधिकारियों या पैरवीकारों के काम में रुकावट नहीं बनेंगे जिन्हें कानूनी रूप से सहायक के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है कि फैसले का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, जिससे गवाहों की प्रक्रिया और अंतिम निर्णय या प्रस्तावित अवार्ड पूरी तरह व्यवस्थित होने चाहिए, जो उच्च जिलाधिकारियों या अपील सुनने वाले अधिकारियों के आदेशों के अनुरूप होगा। ठीक है, जैसा भी जिलाधिकारी या जो भी अधिकारी वहां पर बैठाए गए होंगे उनके अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार इसमें फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नियम 11th होगा हमारा। ठीक है, तो 11वें नियम के अंतर्गत क्या दिया गया इसको देख लेते हैं कि वादानामा जो स्थापित किया जा रहा हो संख्यांकित व पंजीकृत हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि वादानामा जो स्थापित किया जा रहा हो वो संख्यांकित हो और पंजीकृत हो, उचित तलबनामे जमा किए गए हों, निश्चित समयावधि में हो, तब प्रतिवादी के लिए बुलावा भेजा जा सकता है।
ठीक है। समन समन किसको कहते हैं? पेशी जो आदेश पत्र होता है, ठीक है, उसे समन कहते हैं। समन में दावे का विवरण होगा तथा न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर सन्निहित होंगे। यह पत्र एक अधिकारी के द्वारा तामील कराया जाएगा जिससे प्रतिवादियों को उपस्थित समयावधि अंतर्गत कराए जाने हेतु अपेक्षा की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है इसके अंतर्गत? यदि वादानामा यानी कि शिकायत पत्र संख्यांकित पंजीकृत और निश्चित समय के भीतर उचित तलबनामे के साथ जमा किया जाएगा, तब प्रतिवादी को अदालत में बुलाने की के लिए समन भेजा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि पेशी समन यानी कि समन किसको कहते हैं? पेशी आदेश को कहते हैं। ठीक है। समन में दावे का पूरा विवरण होता है और उस पर अदालत की मोहर तथा हस्ताक्षर होते हैं। पहले तो ये। दूसरा क्या कह रहे हैं कि यह पत्र एक अधिकारी के जरिए प्रतिवादी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, ताकि वह तय सीमा के भीतर अदालत में उपस्थित हो सके। कहने का मतलब ये है। ठीक है। नेक्स्ट, आज का जो हमारा लास्ट वाला जो नियम है उसको हम देख लेते हैं। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ही इसको कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे नोट्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा नियम है। तो 30-35 के आसपास नियम इसमें दिए गए हैं। तो शॉर्ट में ही थोड़ी छोटी वीडियो आएगी, शॉर्ट में तो नहीं, छोटी छोटी वीडियो आएगी। तो ये वाला जो नियम है ये हमारा आखिरी नियम होगा, 12वां नियम। ठीक है, इस वीडियो का। तो इसमें क्या कहने जा रहा है कि समन नियम 12 जो है, समन तामील समन तामील समन तामीली प्रभारी अधिकारी प्रयास करेगा प्रतिवादियों के हस्ताक्षर कराए जाए और उनकी अनुपस्थिति में उनके आवास पर चस्पा कराया जाए। ठीक है। जो तामीली जो होती है वो क्या होती है? समन पहुंचाने वाला होता है। तामीली प्रभारी जो होता है समन पहुंचाने वाला होता है। ठीक है। अ, तो इसमें क्या कह रहे हैं? तामीली प्रभारी अधिकारी जो होगा, ठीक है, वो उसका क्या प्रयास होगा कि प्रतिवादियों के हस्ताक्षर कराए जाए और उनकी अनुपस्थिति में उनके आवास पर उसको चस्पा कराए यानी कि चिपकाए, उनके घर पे भिजवाए और उनके परिवारजनों तथा पड़ोसियों को समन के विषय में अवगत कराया जाएगा तथा 2 उपयुक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे ताकि तामीली का प्रमाण रहे। उस अधिकारी की वापसी पर नाजिर उससे पूछताछ करेगा और लिखित रिपोर्ट लेगा कि किस प्रकार समन तामील कराए गए। ठीक है। नाजिर क्या होता है? जो क्या करता है? जिसकी अदालत के आदेशों, समन, नोटिस और वारंट आदि जो चीज़ें होती है उनको लागू कराने या उन तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, नाजिर की। ठीक है। ये एक अधिकारी होता है जो इन सभी आदेशों को, समन को, नोटिस को पहुंचाता है। ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है इसको समझ लेते हैं। 12वें के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि समन पहुंचाने वाली जो तामीली प्रभारी अधिकारी होता है उसका प्रयास होता है कि वह प्रतिवादी के हस्ताक्षर ले। प्रतिवादी कौन? जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। यह प्रतिवादी घर पर ना मिले। अगर ये प्रतिवादी घर पे ना मिले तो समन उनके घर के बाहर चिपका दिया जाता है। ठीक है। और उनके परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों को समन के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, आसान भाषा में। और इस बात का पक्का सबूत रखने के लिए समन पहुंचा दिया है करके 2 जो उपयुक्त वहाँ पर को मौजूद होंगे उनके हस्ताक्षर उसमें ले लिए जाएंगे। ठीक है। अब वो जब वापस आएगा तो क्या करेगा? जब वह वापस आएगा, वह अधिकारी जब वापस आएगा अपनी ड्यूटी पूरी करके, तो नाजिर जो होगा, नाजिर कौन होता है? जो उसको पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो वो उससे पूछताछ करेगा और उससे एक लिखित रिपोर्ट उससे लेता है कि समन किस प्रकार आपने कैसे पहुंचाया, किसको दिया, किसने रिसीव किया, किसके हस्ताक्षर हैं, ये सारी चीज़ें वो नोट कर लेता है। ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पर तक का ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज करके मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगी। इसकी जो नेक्स्ट अभी जो आएंगे इसमें करीब अभी हमारा 12 तक हुआ है। 12 के बाद हम लोगों के अभी 30-35 नियम और हैं इसके अंतर्गत, तो उनको भी हम लोगों ने कवर करना है। फिर उसके बाद हम लोगों का कुछ दैवीय न्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस अब यहीं पर तक हम पढ़ेंगे। इसके आगे के जो नियम है 20-25-30 जो नियम और बचते हैं तो उनको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक का पहुँचाइएगा जिनके पास बुक्स नहीं है और जो पढ़ नहीं पा रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, सही से अपने नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो उन तक का ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।